हाय वेलकम टू अनलॉकिंग केमिस्ट्री। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप जो मैं वीडियो डालूँ वो वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? हाय, पढ़ाई कर रहे हैं? शायद कर रहे हैं, बढ़िया, ठीक है, करते रहिए। तो बहुत पढ़ना है, तो चैप्टर स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। तो बच्चों, कल हम लास्ट वीडियो में हमने कैथोड रेज के जनरेशन के बारे में पढ़ा था। और कैसे पढ़ा था? हमने कहा था कि भैया ये हमारी डिस्चार्ज ट्यूब होती है, छोटी सी ना था, डिस्चार्ज ट्यूब है, ये लेफ्ट में पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमारा एनोड है, ये सॉरी नेगेटिव है, ये कैथोड है, ठीक है, और ये हमारा पॉजिटिव एंड है, दैट इज एनोड। तो हमने बोला था जब प्रेशर जो है वो 10⁻⁻² से लेके 10⁻⁻4 mmHg तक हो जाएगा और जो वोल्टेज है वो 10,000 वोल्ट्स के आसपास हो जाएगी, ये हमने पढ़ लिया, 10,000 वोल्ट से ज्यादा है 10,000 वोल्ट्स, तो एनोड ग्लो करने लग जाएगा और बैक साइड ऑफ एनोड ग्लो करने लग जाएगा, ठीक है। तो हमने बोला था कुछ रेज यहां से आएंगी, कैथोड से आएंगी एनोड की तरफ, एंड वी कॉल देम कैथोड रेज, राइट। अब प्रॉपर्टीज का आते हैं। तो पहली बात, कैथोड रेज क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज: बीम ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, बीम ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। और बीम ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, उसका नाम क्या था? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लेटर ऑन कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हमें क्या बोला? हमने बोला कैथोड रेज जो है वो बीम ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, बाद में हमने उनको बोला इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। पहली बात तो यही है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन्स नाम जो दिया था ये बेटा LORENTZ, लॉरेंस नाम का साइंटिस्ट था, उसने दिया था। आपको ज्यादा अभी पूछेगा कि भाई, ठीक है जी। तो ये तो था पहले पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि भाई कैथोड से रेज आएंगी, एनोड पे स्ट्राइक करेंगी, वहां पे आपने अगर फ्लोरेसेंट मटेरियल लगा रखा, फ्लोरेसेंट याद है ना, ठीक है, तो एनोड ग्लो करने लग जाएगा या बैक साइड ऑफ एनोड ग्लो करने लग जाएगा। तो हम कैथोड से रेज आई तो हमने उसको बोला कैथोड रेज, ये थी पहली बात। दूसरी बात क्या हमने बोला? भाई क्योंकि कैथोड रेज है तो कहां से कहां ट्रैवल करेगी? ट्रैवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ये भी बात हमें पता है कि भैया एनोड से कैथोड की तरफ जाएगी, बट इन अ स्ट्रेट लाइन, बट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। किसमें ट्रैवल करेगी? ट्रैवल इन अ STRAI जी, स्ट्रेट पाथ लिख लो या स्ट्रेट लाइन लिख लो, स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करेगी। तो कैथोड रेज क्या? बीम ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, कहां से आई? कैथोड से आई, कहां टकराई? एनोड पे टकराई, ठीक है। तीसरी बात, एनोड पे क्या करी? लाइट ग्लोज करी, ठीक है। तो कॉजेस फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस, ठीक है। कॉजेस फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस। देखो बेटा, क्या फ्लोरेसेंस क्या होता है पहले उसके बाद में लेते। अगर सपोज मेरे पास ये सब्सटेंस है, फोन यूज कर लेते हैं, सपोज ये सब्सटेंस है, इस पे मैंने लाइट मारी, राइट, और ये सब्सटेंस जैसी लाइट मारी, लाइट पड़ने के 10⁻⁻6 सेकंड के अंदर, क्या बोला मैंने? लाइट पड़ने के 10⁻⁻6 सेकंड के अंदर अगर ये ग्लो करने लग गया तो वी कॉल इट फ्लोरेसेंस, ठीक है, ठीक है। सब्सटेंस का ग्लो करना व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम, ठीक है। पर मैंने इसके अंदर लाइट मारी, ठीक है, और जैसी इस पे लाइट पड़ी वैसे ये ग्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मेरे दिमाग में ये आया कि यार पिछले वाले सब्सटेंस पे जब मैं लाइट मार रहा था वो एकदम से ग्लो कर रहा था, इस वाले सब्सटेंस पे जब मैं लाइट मार रहा हूं ये एकदम से ग्लो नहीं कर रहा है। तो पिछले वाले सब्सटेंस को मैं फ्लोरेसेंट सब्सटेंस बोलूंगा, पर मैं इस वाले सब्सटेंस को फ्लोरेसेंट सब्सटेंस नहीं बोलूंगा क्योंकि ग्लो नहीं कर रहा है।
तो मैंने सामने वाले बंदे को बोला जो लाइट मार रहा था, मैंने कहा भाई बंद कर दे लाइट, ये ग्लो नहीं कर रहा। जैसे ही वो लाइट बंद करने वाला था उसने लाइट बंद कर दी, थोड़ी देर बाद ये ग्लो करने लग गया। यानी कि जैसे इस पे लाइट पड़ी वैसे ग्लो नहीं किया, वैसे ग्लो करता तो हम बोलते हैं फ्लोरेसेंस। ठीक है, लाइट पड़ने के थोड़ी देर बाद। अब बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर वो थोड़ी देर बाद कितना टाइम होगा? अप टू 20 सेकेंड्स, मैक्सिमम टाइम 20 सेकेंड्स है। ठीक है, तो हम बोलते हैं फ्लोरेसेंस ही है, लाइट पड़ रही है, चमक रहा है, ग्लो कर रहा है, पर थोड़ी देर बाद कर रहा है, यानी कि फ्लोरेसेंस गेट्स डिलेड। उस डिलेड फ्लोरेसेंस को बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस। अब सवाल आता है कि व्हाई फ्लोरेसेंस अकर्स, व्हाई फॉस्फोरेसेंस? कुछ सब्सटेंस फ्लोरेसेंट होते हैं, कुछ फ्लोरेसेंस शो कर रहे हैं, कुछ फॉस्फोरेसेंस शो कर रहे हैं। तो बेटा देखो ये ना फोटो केमिस्ट्री का पार्ट है, तो ये अभी आपको फिलहाल नहीं पढ़ना है, अभी सिर्फ इतना याद रखना है। क्योंकि देखो हर एक टर्म को अगर हम इलैबोरेट करने जाएंगे तो हमारा वैसे ही चैप्टर बहुत लंबा है, 25 से 30 वीडियोस का चैप्टर है, ये बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी उतना रखो जितना जरूरत है, अननेसेसरी मत डालो। तो क्या हुआ, बीम ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स, लॉरेंज ने बोला बाद में, ट्रैवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड इन स्ट्रेट पाथ। ठीक है, कॉजेस फ्लोरेसेंस फॉस्फोरेसेंस, 3 बातें हो गई। चौथी बात, ठीक है, और बोलिए, ठीक है, बोलो बोलो बोलो, कैन प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट, कैन प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट। मैकेनिकल इफेक्ट, मैकेनिकल इफेक्ट मतलब, ठीक है, अगर सपोज यहां से कैथोड रेज आ रही है, ये कैथोड रेज है, और इसके पास में तुमने क्या किया, फैन रख दिया, ये फैन, तो फैन क्या करेगा, घूमने लग जाएगा। ठीक है, लाइट चली जाती है तो पंखा घुमा दो ना अपने हाथ से, हाँ या ना? तो मैंने क्या बोला कि अगर ये कैथोड रेज है, यानी कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ये मेरी कैथोड रेज है, कैथोड रेज के पाथ में, कैथोड रेज के पाथ में अगर आप क्या कर दोगे, एक पंखे को रख दोगे तो पंखा रोटेट करना शुरू कर देगा, तो हम बोलेंगे दे कैन प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट। कितने पार्ट्स हो गए, 4, ये नोट कर लिए बच्चों, आगे चले। ठीक है, गुड, चलिए और कुछ। ठीक है, 5वां, कैन बी रिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। है ना बेटा? अब इसके बाद किससे बनी है कैथोड रेज, हमें पता है कि ये इलेक्ट्रॉन से बनी है, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है। और अभी आप शायद अभी 11th में नए आए हो तो शायद इतना नहीं पता, पर आगे जाके पढ़ोगे, 9th क्लास में पढ़ा होगा। कोई भी चार्ज पार्टिकल को चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो चाहे मैग्नेटिक फील्ड में रखो, रिफ्लेक्ट तो वो होगा ही होगा, है ना बेटा? तो कैन बी रिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, हम ये बोलते हैं कि द नेचर, ये नोट्स बनाते रहना बेटा, ये नोट्स बनाने के लिए कॉपी में, द नेचर ऑफ कैथोड रेज do not depend on A part, the type of gas जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ली, और B part the type of electrode added, electrode used। आप यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड एनोड कैथोड ले रहे हैं, किसी मेटल का लीजिए, आप प्लैटिनम का लीजिए, आप सिल्वर का लीजिए, आप किसी मेटल का लीजिए जहां से इलेक्ट्रॉन्स इजीली इजेक्ट हुए हैं। तो कैथोड रेज का नेचर, अब ये नेचर को ना मैं आगे जाके बोलूंगा E/m। क्या बोला मैंने? नेचर का मतलब जो है ना, नेचर, अब आगे नेचर का मतलब क्या है, नेचर को हम बाद में जाके बोलेंगे E/m। E का मतलब होता है चार्ज और m का मतलब होता है मास। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। The nature of cathode rays do not depend on the type of gas। आप कैसी भी गैस लो, आप हाइड्रोजन लो, आप ऑक्सीजन लो, आप नाइट्रोजन लो, कोई सी भी गैस लो, कैथोड रेज सब में जो निकलेंगी वो सब में एक जैसी होंगी। ऑब्वियसली बात है यार, कॉमन सेंस की बात है, चाहे हाइड्रोजन है, चाहे ऑक्सीजन है, चाहे नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रॉन्स जो निकलेंगे वो सब में से इलेक्ट्रॉन्स एक जैसी होंगी। व्हाट आर कैथोड रेज? यार इलेक्ट्रॉन्स। अब चाहे आप हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो, चाहे आप नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो, चाहे आप ऑक्सीजन, पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, है ना, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो, इलेक्ट्रॉन तो सबका सेम होगा, चाहे वो कार्बन का हो, चाहे वो नाइट्रोजन का हो, चाहे वो ऑक्सीजन का हो। ठीक है, तो कैथोड रेज का नेचर डिपेंड नहीं करता। और इलेक्ट्रॉन है,
तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास अगले टॉपिक में यही करना है, वो सेम रहेगा, सब में सेम रहेगा, यानी कि नेचर सेम रहेगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि E/m रेशियो यानी कि चार्ज अपॉन मास रेशियो, चाहे वो जो कैथोड रेज है वो हाइड्रोजन से निकले, हीलियम से निकले, नाइट्रोजन से निकले, उनका नेचर सेम रहेगा, दैट मींस उनका चार्ज अपॉन मास रेशियो सेम रहेगा। तो मेरे ख्याल से मेरी ये बात समझ में आ रही होगी, हाँ या ना? ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है कैथोड रेज की। ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, रिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, द नेचर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द नेचर कैथोड रेज सबकी एक जैसी होती है, चाहे वो ऑक्सीजन से निकले, नाइट्रोजन से निकले, हाइड्रोजन से निकले। ठीक है ना बेटा, यहाँ तक मेरे ख्याल से आ गया। अब अगले टॉपिक में, अगला जो टॉपिक है ये प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज खत्म हो गया। अगला जो टॉपिक है बेटा उसमें मैं बात करना है चार्ज अपॉन मास रेशियो। तो चार्ज अपॉन मास रेशियो कैसे निकला, जो इसके ऊपर बहस करते हैं। तो इसके लिए मुझे डिजाइन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इसका डिस्चार्ज ट्यूब का। तो चलिए डिजाइन पे आते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया? गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आगे आइए, आगे आइए, जल्दी आइए। अब देखो कैलकुलेशन ऑफ, ऑल्दो आपको कैलकुलेशन करनी नहीं है, कैलकुलेशन ऑफ E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोला? कैलकुलेशन ऑफ E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे डिस्चार्ज ट्यूब सेम वही ले रहा हूं, बस इसका आगे का डिजाइन थोड़ा चेंज कर दिया मैंने। ठीक है, एक जैसा लगना चाहिए आपको, राइट। अब यहां पे हमारी कैथोड है, कैथोड नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और सामने हमने रख दिया परफोरेटेड एनोड। अब ध्यान से देखना, बच्चे पूछते सर परफोरेशन का मतलब क्या? ठीक है, ये हमारा नेगेटिव एंड है और ये हमारा पॉजिटिव एंड है, इसको मैंने बोला परफोरेटेड कैथोड एनोड। ठीक है बच्चों, हम क्या निकाल रहे हैं? E/m। E/m का मतलब क्या? चार्ज अपॉन मास का रेशियो। किसके चार्ज अपॉन मास का रेशियो? हमने बोला इलेक्ट्रॉन के चार्ज अपॉन मास का रेशियो। ठीक है, यहां तक समझ में आया? मेरे ख्याल से यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो बेटा, क्या जब हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज अपॉन मास का रेशियो निकालने जाते हैं तो ये किसने निकाला, ये किसने निकाला, ये किसने निकाला? जे थॉमसन। और कब निकाला? 1896-97 में। कुछ बुक्स वाले 96 लिखते हैं, कुछ बुक्स वाले 97 लिखते हैं, तो मैंने लिख दिया 96-97। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, कंडीशन वही, प्रेशर जो है 10⁻⁻² mm of Hg इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, और 10⁻⁻4 mm of Hg ये रख दिया। यहां तक आया? वोल्टेज वही है, वोल्टेज मतलब स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक 10,000 वोल्ट्स। ठीक है, तो क्या होगा? प्रेशर बहुत कम है, वोल्टेज बहुत ज्यादा है, कैथोड रेज जनरेट होगी। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां तक तो मेरे ख्याल से कोई जरूरत नहीं है लिखने की, ये तो आपको पता ही है कैथोड रेज जब जनरेट होती है उसमें क्या कंडीशन होती है। यहां तक आया समझ में? ठीक है, अब क्या होगा ध्यान दीजिएगा प्लीज, नहीं आएगा तो ना बोलेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, कैथोड रेज निकली, उसको यहां से जाने दिया। कैथोड रेज जब हमारी निकली तो हमने उसको परफोरेटेड का मतलब छेद वाला है वो, यहां से कैथोड रेज निकली, हमने उसको जाने दिया, हमने वो पॉइंट नोट कर लिया जहां पे कैथोड रेज जाके स्ट्राइक करेगी। ये हमारा क्या है? ये हमारा पूरा फ्लोरोसेंट स्क्रीन है। ये हमारी, इसको मान लेते हैं, क्या लिखे इसको लिख देते हैं FLUORESCENT, फ्लोरोसेंट स्क्रीन। मतलब यहाँ पे जैसे कैथोड रेज जाके स्ट्राइक करेगी, यहाँ पे एक टिम टिम जैसे जुगनू होता है फायरफ्लाई, उसमें लाइट जलती है, वैसे यहाँ पे लाइट जलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? गुड। अब क्या हुआ, अब मैंने कुछ नहीं, देखो मैं आपको सब कुछ अलग अलग करके दिखाऊंगा, जस्ट फोकस ऑन व्हाट आई एम डूइंग, जो मैं कर रहा हूं उस पर फोकस करिए। छोटे छोटे मुझे कई सारे डायग्राम बनाने पड़ेंगे। ये कैथोड है, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, ये परफोरेटेड एनोड है, ठीक, यहां से कैथोड रेज निकली, पहले क्या था, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी, हाँ या ना, और यहां पे लाइट बन रही थी,
कहां पे, यहां पे लाई, ए पॉइंट है। अब की बार मैंने क्या किया, मैंने ऊपर पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड लगा दिया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। या चलो एक काम करते हैं, विल डू वन थिंग, हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड को समझिएगा, मैग्नेटिक फील्ड आपको समझ नहीं आती, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ठीक है, और ये कैसे लगा रखी है इसको समझिएगा, ये इस तरह से लगा रखी है, देखिए, ठीक है, सामने ऐसे, ठीक है। तो अब क्या होगा, नॉर्थ टू साउथ, तो ये क्या होगा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड ट्रैवल कर लिया। अभी क्या है, बीच में आके स्ट्राइक, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। पहले क्या था, ध्यान से सुनिएगा, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये इसको समझिएगा। तो पहले क्या किया, स्ट्रेट जाने दिया, कुछ नहीं लगाया, कैथोड रेज आई, स्ट्रेट जाने दिया, ठीक। दूसरी बार हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दी और हमने क्या किया, ए से, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, मैं आपको डिटेल बताऊं, ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये ए था। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट करें तो मैग्नेटिक फील्ड से सर्कुलर पाथ में घुमाएगी, किसको, इलेक्ट्रॉन को। मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप रोटेट करो, नॉर्थ पोल साउथ पोल को हाथ से घुमा के हैंडल, जैसे आप गेम खेलते हैं वैसे घुमाते रहे, तो ये क्या करेगा, अगर आप फिक्स रखिए तो ये क्या करेगा, ए से हटा के उसको बी पे स्ट्राइक करेगा। पहले कहां स्ट्राइक कर रहा, ए पे, अब कहां स्ट्राइक कर रहा है, बी पे। और अगर आप इसको सर्कुलर पाथ में ऐसे घुमाएं मैग्नेटिक फील्ड को, तो इलेक्ट्रॉन को भी मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, सर्कुलर पाथ में घुमाएगी, जिसका रेडियस आर होगा। क्या होगा, जिसका रेडियस आर होगा। तो सिंपल याद रखो, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा क्योंकि इतना डिटेल में है नहीं आपके सिलेबस में। क्या, जैसे मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाई, मैग्नेटिक फील्ड ने उसको एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर दिया, समझ में आ गया। ठीक, अब ध्यान से समझना, ये फिगर 1 फिगर 2। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, अब मैं क्या कर रहा हूं, केस नंबर 3, अब मैं क्या कर रहा हूं, दोबारा से मेरी कैथोड है, नेगेटिव पॉजिटिव, ये परफोरेटेड एनोड है, यहां से कैथोड रेज आई, इस बार मैंने क्या किया, पॉजिटिव और नेगेटिव, क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। क्या लगा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो क्या होगा, पॉजिटिव एंड, क्योंकि कैथोड रेज क्या है, ये क्या था, ए, ये था ए, ये था बी, और ये क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब क्या होगा, पहले कोई फील्ड नहीं है, दूसरी बार सिर्फ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सबसे मुश्किल टॉपिक है समझाना बच्चों को, क्योंकि बहुत कम दे रहा है आपके सिलेबस में, बहुत कम है, पर मुझे तो समझाना पड़ेगा ना। ठीक है, आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाई, मैग्नेटिक फील्ड ने उसको क्या किया, नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट कर दिया। और एक चीज मैंने क्या बोली थी कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को घुमाऊंगा, रोटेट कराऊंगा, तो जो ये है इलेक्ट्रॉन की बीम या कैथोड रेज की बीम, ये सर्कुलर पाथ में रोटेट करने लग जाएगी, जिसका रेडियस होगा स्मॉलर। रीड। अब आते हैं वापस, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगानी है। अब इसको समझिएगा, सपोज ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पता क्या लगाऊंगा, ऊपर से पॉजिटिव नेगेटिव लाइन परपेंडिकुलर होनी चाहिए एक दूसरे के, बिल्कुल समझ में आया। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अब दोनों एक साथ लगानी है। अभी क्या लगाई, मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे क्या लगाई, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या करनी है, दोनों एक साथ लगानी है। क्या बोल रहा, दोनों एक साथ लगानी है, समझ में आया। मैग्नेटिक फील्ड ने कहां डिफ्लेक्ट किया, नीचे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड ने कहां डिफ्लेक्ट किया, ऊपर की तरफ। जब दोनों एक साथ लगाऊंगा, हम उसको बोलते हैं क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोला, क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोला, क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अब मैं यहां पे लगा दूं, यहां पे देखो क्या होगा, देखो नॉर्थ पोल, देखना, पिक करना, इसको हटा दूं, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अब चूंकि 3 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है, और यहां पे क्या लिख रहा हूं मैं, यहां पे लिख रहा हूं पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड। ठीक, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या चाहती है, इलेक्ट्रॉन नीचे जाए, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या लिखूंगा, हटा दूं फिगर, समझ में आया।
पहले क्या लगानी है, मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन नोट करना है और मीन पोजीशन से वो कितने सर्कुलर पाथ में घूम रहा है वो रेडियस हमें मिल जाएगा। ठीक, दूसरी बात लगानी है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की पोजीशन क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट टू दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को नीचे की तरफ धकेल रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां धकेलनी चाहिए, ऊपर की तरफ। ठीक है, तीसरी बार क्या लगानी है, ये समझ में आया बच्चों। अब तीसरी बार क्या लगानी है, मैं इसी डायग्राम में लगाऊंगा, क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोला, क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसको मैं बोलूंगा क्रॉस, अब बोर्ड पे बना सकता, क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब देखो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या चाहेगा, इलेक्ट्रॉन इधर डिफ्लेक्ट हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहेगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो। दोनों की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी कि मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फोर्स अगर आप बराबर कर दो, क्या बोला मैंने, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स अगर दोनों बराबर कर दो तो पाथ इन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन आया ना। अब क्या करो, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ नोट कर लो। क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ नोट कर लो, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ नोट कर लो। क्या बोला मैंने, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ नोट कर लो। मैग्नेटिक फील्ड होती है बी इंटू ई इंटू वी, और इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ई इंटू वी, बी दोनों एक जैसे। ठीक, समझ में आया। क्योंकि अब क्या है, आपने क्रॉस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो वो क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को सीधे जाने दे रही है। अब बच्चे मुझे बोलते हैं सर ये कहां से आया, क्योंकि अब 11th में हो, नए हो, ये आपको फिजिक्स में पढ़ना है, ये सारा फेज का पार्ट है और अगले साल पढ़ना है। तो अभी ये मैथमेटिकल डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है मेरे बच्चों, हाँ या ना, मैथमेटिकल डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी अगर हम मान लें ये बी क्या है, बी है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। क्या बोला, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। अगर आप मेरे से पूछ रहे हो तो मैं बताऊंगा मैग्नेटिक फील्ड STRENGTH स्ट्रेंथ। ई क्या, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दिखाई दे रहा है आपको, ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वी वेलोसिटी ये। अब मुझे बताओ इससे क्या क्या बचेगा आपके पास, अच्छा सॉरी ई होगा, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, सॉरी। अब देखो ये कैंसिल आउट, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू E ओवर B, जो कि मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आया ना, यानी कि वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करेगी कि कैसी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। ठीक है, नजर में आ गया। अब एंड ऑल्सो एक चीज और है, देखो क्या, जब आप सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लगाते तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहा था, है ना, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आल्सो बैलेंसेस ईच अदर। क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होती है, बी ई बी, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, mv² ओवर r। हाँ है ना, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये कैंसिल आउट, तो v की वैल्यू क्या जाएगी, b इंटू ई इंटू r अपॉन m। हाँ यार, ठीक, तो अब क्या करोगे, अब सेकंड को फर्स्ट में पुट करोगे, ये डेरिवेशन आपके काम की नहीं है। ठीक है, तो b e r ओवर m इज इक्वल टू e ओवर b। ठीक, अब e बाय m निकाल लो, e बाय m कितना है, e बाय m निकालोगे तो क्या आएगा, e अपॉन b स्क्वायर इंटू r। समझ में आया, हाँ या ना, तो ये रिलेशन है e बाय m निकालने का। थॉमसन क्या करने जा रहे हैं, e बाय m निकाल रहे हैं, वो अकेला चार्ज नहीं निकाल सकता, वो अकेला मास नहीं निकाल सकता, तो उसने क्या किया, e बाय m निकाला। एक बार फिर रिपीट कर ले, थॉमसन ने क्या किया, परफोरेटेड एनोड लिया। देखो बेटा, डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन में मत जाना, ये फिजिक्स की डेरिवेशन है सारी। अगर मैं आपको डायरेक्ट लिखा दूंगा तो फिर आप बोलोगे सर ये आया कहां से,
ठीक है, फिर आप बोलोगे सर को कुछ नहीं आता है ना, कुछ बच्चे होते हैं ना, क्या बोल सकते हैं यार। ठीक है, तो डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, आप डेरिवेशन पे मत जाइए, आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है। मैं वैल्यू अभी दी नहीं है, मैं वैल्यू दे रहा हूँ 2 मिनट। ठीक है, पर एक बार देख लीजिए कि फिर आप ये ना बोले ना कोई कि हमने कराया नहीं, वो नहीं कराया। मैं सब कुछ करा रहा हूँ, डिटेल में करा रहा हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल में करा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ते रहिए। तो पहले क्या किया थॉमसन ने, जे थॉमसन ने क्या किया 1896-97 में, उसने एनोड को, पिछली बार एनोड क्या था, साबुत एनोड था, उसमें कोई छेद नहीं था। इस बार क्या कर रहे हैं, परफोरेटेड एनोड ले रहे हैं। परफोरेटेड एनोड कैसा, जिसमें छेद है, परफोरेटेड एनोड यानी कि छेद वाला एनोड। समझ में आ गया, याद आ गया। तो कैथोड रेज वही कंडीशन दोबारा से लगाई, कैथोड रेज जनरेट हुई, पहले उसको सीधा लगाना दिया, ए पे जाके स्ट्राइक की। ठीक है, और दूसरी बात बी क्या है, बी क्या है, यहां पे कब स्ट्राइक करेगी, मैग्नेटिक फोर्स जब लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स में कहां स्ट्राइक करेगी, मैग्नेटिक फील्ड में कहां स्ट्राइक करेगी, फील्ड लिख देता हूं। ठीक है, और फिर अगर मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊं तो क्या कहां स्ट्राइक करेगी, सी पे। सी पे कौन, जब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे। ठीक है, फिर क्या करना है, ठीक है, ऐसी क्रॉस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगानी है कि, अब ध्यान से सुनना मेरी लाइन, डिफ्लेक्शन कॉज्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड इज कैंसल्ड बाय दैट कॉज्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के डिफ्लेक्शन को कैंसिल आउट कर दे और वो पार्टिकल अब ना तो सी में जाए, ना सी में जाए, ना बी में जाए, सीधा जाके स्ट्राइक करे, ए में जाके स्ट्राइक करे। और जो आपने ई लगाया यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, ये इसको नोट कर लीजिए, और जो आपने बी लगाया मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, इसको नोट कर लीजिए। अगर आपके पास ई होगी, बी होगी, तो आप ई बाय एम निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, जितने रेडियस में ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, कौन, इलेक्ट्रॉन का बीम, वो यहां से आ जाएगा। जितने रेडियस में डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ई बाय एम निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चाहिए और रेडियस चाहिए, हाँ या ना। एक बार आप ये निकाल लोगे तो आप यू कैन इजीली कैलकुलेट। समझ में आया। तो ई बाय एम ऑफ इलेक्ट्रॉन, E by m of electron is found to be 1.76 into 10 raised to power minus, बोलो कितना दिखाई दे रहा है नीचे लिखने पे, हाँ बोलो कितना आएगा, ये आपको पता होगा सर, बोलो E by m कितना आएगा, 10 raised to power, बोलो 8 कूलम पर ग्राम और 1.76 into 10 raised to power 11 कूलम पर केजी। ठीक है, माइनस में क्यों, क्योंकि E बाय m है और E इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस 1.76 into 10 raised to power 8 कूलम, यानी कि 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, 1 केजी इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। समझ में आया। और सोच लो कॉमन सेंस की बात, हम E बाय m की बात कर रहे हैं, E अपॉन m। अब इसमें खास बात क्या है, E बाय m ज्यादा कब आएगा, जब चार्ज ज्यादा होना चाहिए, और ज्यादा कब आएगा, जब मास कम होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का मास कम है, इसके अलावा जो भी पार्टिकल्स होंगे उन सबका मास क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे प्रोटॉन, उसका मास ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई है। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट ई बाय एम। आपको डेरिवेशन पे नहीं जाना है, आपको वैल्यू पे ध्यान देना है। तो ई बाय एम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.76 into 10 raised to power 8 कूलम पर ग्राम। रटो से रटो, जल्दी रटो, जल्दी रटो। ठीक, तो आज मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर रहा हूं। सेकंड वीडियो में हमने क्या पढ़ लिया, सेकंड वीडियो में हमने ई बाय एम रेशियो निकालना सीख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम चार्ज निकालेंगे, प्रोटॉन की डिस्कवरी की बात करेंगे और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की बात करेंगे। ये तीनों चीजें, क्या बोल रहा, तीनों चीजें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले तो अब ये समझ में आया, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। देखते रहो, वॉच करते रहो, जो समझ में नहीं आया वो पूछते रहो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।